एनसीईआरटी के सेक्शन में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लासेस में पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सभी एनसीईआरटी का डिटेल एनालिसिस पैराग्राफ वाइज हम लोग करेंगे। जबकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में या बाजार में जो अन्य संस्थान हैं वो आपको केवल कुछ कुछ खास खास पॉइंट आपको बताते हैं या एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी केवल उसकी समरी नहीं है। एनसीईआरटी हकीकत में एक एक लाइन एक एक शब्द के अर्थ को जानने का एक तरीका है जिसके माध्यम से हकीकत में एनसीईआरटी का सही क्रक्स निकल के आ पाता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को ओवरव्यू पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। इंपॉर्टेंस उनको समझ में नहीं आती, यही बहुत बड़ा कारण है। जबकि किसी भी टॉपर से पूछा जाए, किसी भी टॉपर से जाना जाए तो वो कहते हैं कि एनसीईआरटी गागर में सागर है, यानी कि सब कुछ उसमें भरा हुआ है। इतना है कि हम अगर उसके कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लें, उसको समझ लें, तो हम एक बहुत बड़ा बेस आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए बहुत बड़ा बेस और एक मजबूत बेस तैयार कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि मैं एक एक एनसीईआरटी के एक एक पैराग्राफ के खास खास जो जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के ऊपर ये बर्डन नहीं पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं है। क्लियर? तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी 6 क्लास की जो हिस्ट्री की जो क्लास है, बुक है, उसका आज हम पहला चैप्टर आप लोगों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। एक एनसीईआरटी क्यों और कैसे पढ़ें, दूसरा इतिहास की बेसिक समझ के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज हम एनसीईआरटी की 6 क्लास की जो पुरानी एनसीईआरटी है इतिहास की, उसको लेकर के हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है भारतीय इतिहास का अध्ययन, यानी कि उसकी भूमिका। क्लियर? अब बात आती है कि इसमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन इसको मैंने 4-5 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे और डिवाइड क्या किया हुआ है उतने ही सारी चीजों के बारे में है। पहला जो कंटेंट है वो है इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों हमको पढ़ना चाहिए, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है। दूसरा है जो जिसको समझना चाहिए इतिहास के अध्ययन का तरीका, कि इतिहास हमें क्या सिखाता है और कैसे हमको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तीसरा है इसका स्रोत, कि कौन कौन से स्रोतों से हमको जानकारी मिलती है और स्रोत की हमें इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना? चौथा है इसमें पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी की, या इसमें इतिहास के विज्ञान इतिहास के कहा जाए कि अध्ययन में और इतिहास के निर्माण में पुरातत्व विज्ञान की क्या भूमिका है। क्लियर है? ये पॉइंट कंटिन्यू हो गया है, पॉइंट नंबर 3 एंड 4। ये पॉइंट नंबर 4 है और ये पॉइंट नंबर 5। और अगला है बसावट, कि इतिहास में मनुष्य ने, मानव जीवन ने, सामान्य लोगों ने, जन सामान्य लोगों ने अपनी बस्तियां कहां बसाई थी और क्यों बसाई थी, और बस्तियां बसाई थी तो उनका क्या महत्व है। तो इन 5 बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। तो कौन कौन से बिंदु हो गए आप लोग समझ सकते हैं। पहला, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरा, इतिहास के अध्ययन का तरीका क्या है। तीसरा, उसके स्रोत क्या हैं। चौथा, पुरातत्व विज्ञान की भूमिका क्या है। और पांचवा, बसावट। यानी कि इन 5 बिंदुओं पर हम लोग पूरे इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हकीकत में हमें एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में किस पर हमने चर्चा की है, तो इन 5 बिंदुओं को पहले याद रखिए। इसी को हम क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस बनाना कहते हैं। अगर हमको सारी चीजें पता हो, अब हम लास्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे तो भी हम पहले चैप्टर के इन 5 पॉइंट को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। 5 पॉइंट: इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास के अध्ययन का तरीका क्या है, स्रोत क्या है, पुरातत्व विज्ञान क्या है और बसावट। ये 5 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। क्लियर है? इन 5 बिंदुओं के माध्यम से पूरा चैप्टर आप लोगों को याद हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे आप किसी भी चैप्टर के, किसी भी बुक के कोई भी टॉपिक को आप आसानी से याद रख सकते हैं। कभी ना भूलने का एक ये तरीका है। क्लियर? तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट पैराग्राफ फर्स्ट में, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नंबर 1, कि ये पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह का जीवन जीते थे, यानी कि पूर्वज कहाँ रहते थे, किस तरह का जीवन जीते थे और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी और उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नंबर 1, जीवन किस तरह का था,
उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना, कि जैसे वो जंगल में रहते थे, खानाबदोश के तौर पर रहते थे या बस्ती बसा करके रहते थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। दूसरा, उन्हें किन-किन तरह किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इनकी जानकारी हमको मिलती है। क्लियर? जैसे उन्हें जंगल में रहे तो सर्दी से उनको समस्या का सामना करना पड़ा, तो सर्दी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या किया, ठीक है ना, लुटेरों से बचने के लिए क्या किया, दूसरे समुदाय के लोगों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें। और जो उन्होंने किया, उनकी जब अध्ययन हो जाता है तो उसी से हमें वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर समझने का एक मौका मिलता है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने पहले जो काम किए थे उसी को एवेल्युएट करें, उसका अध्ययन करें, तो हमें वर्तमान की सारी परिस्थितियों को समझने में हेल्प मिलेगी कि भाई पाकिस्तान ने हमारे साथ पहले, चाइना ने हमारे साथ पहले ये किया था, तो इतिहास ही तो है वो। आज उनकी उन घटनाओं को लेकर हम क्या कहते हैं कि चाइना पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान हमें कभी हमारा एक परम मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो आतंकवाद को नहीं छोड़ सकता। तो ये हमें आज के अनुसार समझने की एक मौका मिलता है और इसी के अनुसार हम आगे की रणनीति बनाते हैं कि भारत को इन देशों के साथ किस तरह के संबंध बनाने चाहिए, कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको जानने का मौका मिलता है कि पहले समय में संस्कृति में मनुष्य ने क्या क्या किया, समाज में मनुष्य क्या करता था, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां क्या थी और आज की क्या है, तो उनमें क्या तारतम्य है, क्या उनका लिंक है, कैसे आज की हम जो परिस्थितियां बनी है वो कैसे बनी है, इन सब चीजों की जानकारी मिलेगी। इज इट क्लियर? तो पहला इन 3 बिंदुओं को याद रखिए कि उनका जीवन किस तरह का था, किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनका अध्ययन करने के बाद वर्तमान की परिस्थितियों को बेहतर समझने का मौका हमको मिलता है। इज इट क्लियर? ध्यान रखिए, है कक्षा 6 की क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन आपको समझ देती है ग्रेजुएशन से ऊपर के लेवल की। बहुत सारे लोग जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, जिनका ऑप्शनल पेपर है, वो भी नहीं बता पाते अच्छे से टू द पॉइंट कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ऑप्शनल वालों के लिए भी एक तरीके से बहुत बड़ा बेस है ये। अब अगला पॉइंट क्या है, इतिहास के अध्ययन का तरीका। जनरली क्या था कि पहले हम लोग तारीख और राजनीतिक घटनाओं या घटनाओं का संग्रह करते थे। इतिहास को मैंने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इतिहास क्या है, आज से पहले की सभी घटनाओं का एक संग्रह है, अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल इवेंट्स बिफोर टुडे। क्लियर? लेकिन वो घटनाओं का संग्रह कैसे करते थे, वो सीधे सीधे तारीख और राजनीतिक घटनाओं, मोस्टली सभी घटनाओं का नहीं करते थे, राजनीतिक घटनाओं, राजा महाराजाओं की घटनाओं का संग्रह करते थे। यही वजह है कि हम और आप जैसे लोग इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले पाए, क्योंकि हम राजा महाराजा ही पढ़ते रह गए। लेकिन बाद में जाकर के इसका जब दायरा विस्तृत हुआ कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घटनाओं का संग्रह नहीं है, तारीखों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है? सांस्कृतिक विकास की एक प्रक्रिया है, जिसमें कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, समाज की सभी गतिविधियों जैसे धर्म, भाषा आदि को भी शामिल किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या है, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब चीजें भी शामिल की जाती हैं, क्योंकि इनका भी तो विकास हुआ हमारे समाज में। तो इनको भी अब हम शामिल करते हैं कि कला का विकास कैसे हुआ, स्थापत्य कला कैसे हुई, साहित्य में क्या क्या है, दर्शन में क्या क्या है, धर्म और भाषा का विकास कैसे हुआ, इन सारी चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, जैसी कला वैसी लोगों की सोच, जैसी स्थापत्य कला वैसी लोगों की तकनीकी, जैसा साहित्य उनकी वैसी उनके अपने विचार हैं, दर्शन उनके विचारों को दर्शाता है, धर्म और भाषा उनके धार्मिक और अन्य चीजों को दर्शाने की कोशिश करता है। तो लोगों के हमको समझ की जानकारी हमको मिल जाती है, यानी क्लियर। और इसमें उस समय के राजा महाराजाओं ने क्या प्रभाव डाला, इसको भी हमको देखना पड़ता है, इसलिए हम राजनीतिक इतिहास को भी थोड़ा सा देखते हैं। क्लियर है? तो इसमें दायरा संस्कृति को भी हमने शामिल कर लिया, संस्कृति में ये सारी चीजें इसमें शामिल हुई। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिए, पहले केवल तारीख और राजनीतिक घटनाओं का मूलतः संग्रह था, अब इसमें सब कुछ शामिल है। क्लियर? इन दिस इंक्लूड ऑल सेक्शन ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज लाइक आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन, लैंग्वेज एटसेट्रा। So these are the two parts why we read the history and the way of the study of history.
इतिहास के अध्ययन का तरीका और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक चीज और भी है, संस्कृति हो गई। अब इसमें समाज के उच्च वर्ग के साथ साथ सभी वर्गों का भी अध्ययन करते हैं। पहले केवल राजा महाराजा का अध्ययन करते थे, अब राजा महाराजा के साथ साथ जन सामान्य और प्रजा का भी अध्ययन करते हैं कि उसकी सोच, उसके विचार, उनका रहन सहन, उनकी जो गतिविधियां हैं उनको भी शामिल करते हैं। साथ के साथ इसमें देसी और विदेशी लोगों को भी हम शामिल करते हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं कि विदेशी लोग भारत में आए, आने के बाद वो देसी लोगों से घुल मिल गए और देसी लोगों से घुल मिल मिलने के बाद में एक नई संस्कृति का विकास हुआ। उनकी धर्म, उनकी बोली, उनकी रीति रिवाज में परिवर्तन आया। इससे हमें क्या होता है कि जो बदलाव आए हमारी संस्कृति में विदेशी लोगों के आने के बाद में, उसकी हमको जानकारी मिलती है। केवल राजा महाराजाओं से सब कुछ नहीं मिल जाएगा कि आज हम जो देखते हैं, मैं आज आप बात कर रहा हूं, आपको जो लेक्चर दे रहा हूं वो हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश मिक्सअप कैसे आया? तो हमें इंग्लिश का सोर्स हमको जानने का मौका मिला ना। आज हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के विदेशी लोग हैं जो आए और अपनी संस्कृति को यहाँ लेकर के आए। आज जो हम टी शर्ट पहने हुए हैं, हमारे घरों की बनावट है, तमाम तरह की चीजें हैं, ये विदेशी लोगों की देन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज हम जो हैं उसमें हमारे उस समय के लोगों का क्या योगदान था। इसका मतलब क्या हुआ कि इतिहास केवल केवल राजा महाराजाओं की राजनीतिक घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि संस्कृति और समाज में होने वाली सभी घटनाओं का एक कंपाइलेशन है। इसमें राजा और प्रजा दोनों की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। देसी विदेशी लोगों के मिलन, उनके सांस्कृतिक विकास, उनकी नई परंपराएं, उनके विकास को भी देखा जाता है। क्लियर है? तो दो चीजें हो गई, एक दायरा विस्तृत हुआ तो संस्कृति का भी विकास हुआ और समाज के जन सामान्य को भी हमने इसमें शामिल कर लिया। तो कहने का मतलब अब केवल राजा प्रजा, राजा का इतिहास नहीं है, बल्कि राजा के साथ साथ जन सामान्य का भी इतिहास है और हमारी सांस्कृतिक जो विकास हुआ है उसको भी जानने का मौका मिलता है। क्लियर? इसी से हमें वर्तमान को समझने की एक सुविधा मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें अतीत का अध्ययन यानी इतिहास का अध्ययन जरूरी है। अगर ये सब हम ना पढ़ें तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी नई परंपराएं, हमारी चीजें हैं वो कैसे और कहां से आई हैं। क्लियर? चलिए, अब बात आती है कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। स्रोत तो देखा जाए तो स्रोत के बारे में ऐतिहासिक सामग्री है जो पहले से लिखी हुई है और दूसरा इतिहासकारों का विश्लेषण। इसमें दिया हुआ है कि स्रोत के लिए दो चीजें निर्भर करती हैं, एक ऐतिहासिक सामग्री और दूसरा इतिहासकारों का विश्लेषण। यानी कि सामग्री दो तरह की हो सकती है कि विश्वसनीय यानी फेथफुल और दूसरा गैर विश्वसनीय जिस पर हम बिलीव ना कर पाए, बिलीव और नॉट बिलीव। क्यों? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको इतिहास में मिली हैं, लेकिन वो भरोसेमंद भी हो सकती हैं कि किस काल की हैं, किस काल की नहीं है, कैसी हैं, सही है कि गलत है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमको नहीं मिली हैं, वो मिली हैं लेकिन उस पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि पता ही नहीं चलता कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी नहीं है, किस काल की है, कैसी है। तो ऐतिहासिक सामग्री दो तरह की हो सकती है और इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक में क्या है? लिखित और मुद्रित यानी कि रिटन एंड प्रिंटेड। क्योंकि पहले मनुष्य सब कुछ प्रिंट नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है, प्रिंटिंग प्रेस की जो चीजें हैं वो बाद में आई हैं। बात समझने क्लियर करना, समझना, प्रिंटिंग प्रेस बहुत बाद में आई है, पहले हाथ से लिखा जाता था। इसलिए इनको क्या कहते थे? हस्तलिपियां, कैलीग्राफी, हस्तलिपि। ठीक है ना? और ये किस पे लिखी जाती थी? क्योंकि पेपर तो था नहीं, कागज तो था नहीं, तो ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र दीवार या शिलाओं पर उकेरे जाते थे और इनको उकेरने के लिए पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल ऐसी भाषाओं का उपयोग किया जाता था और ये भाषाएं ही उस समय विकसित हुई थी। लिपि में देखा जाए तो आपकी कौन कौन सी है? ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि है। इन लिपियों का उपयोग किया जाता था, स्क्रिप्ट, और ये चार लैंग्वेज है, पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तमाम तरह की ये लैंग्वेज हमारे यहाँ डेवलप हुई, इनका उपयोग करते थे। तो स्टार्टिंग में जिस काल में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उस काल में हम क्या करते थे? हस्तलिपियां, हैंड रिटन
सारी चीजें होती थी जिनको हम ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र पर लिख करके, दीवारों पर लिख करके, शिलाओं पर लिख करके, शिलालेख के माध्यम से उनको संग्रहित करते थे, संरक्षित करते थे। और बाद में जाकर के 12वीं सदी के बाद में जब अरबी लोग वगैरह आ गए, उसके बाद हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई, तो किताबों का बनना शुरू हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या है कि लिखे होने से हमको टू द पॉइंट सारी जानकारी मिल जाती है कि ये लिखा हुआ, ये सारी चीजें थी, मनुष्य ने ये लिख सोचा था उस समय, ये घटना थी। तो एक तरीके से ये विश्वसनीय साक्ष्य मिल जाता है। दूसरा है पुरातात्विक सामग्री, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये लिटरेरी है और ये आर्कियोलॉजिकल है। इसमें क्या है कि लोगों के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, हथियार हैं, औजार हैं, भवन हैं, बिल्डिंग है, तमाम तरह की जो चीजें हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें, पॉटरी है, वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंस प्लेसेस हैं, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य ने उपयोग में लाई और बनाई। अब बात आती है कि इनसे हमको इतिहास की कैसी जानकारी मिलेगी। इसकी जानकारी के लिए हमें इतिहासकारों का विश्लेषण की जरूरत पड़ती है कि इतिहासकार इसके बारे में क्या सोचता है। जैसे एक सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे शिवलिंग जैसी चीजें मिली हैं। अब ये हम कैसे मान लें कि ये शिवलिंग हैं या खाली खिलौने हैं। एक, बहुत सारी नग्न स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं। अब ये हम कैसे मान लें कि नग्न स्त्रियों की मूर्तियों का मतलब मातृ देवी ही है, मदर गॉडेस है। ये डिपेंड करता है इतिहासकारों के एनालिसिस पर। इसीलिए उन्होंने जो कहा, उनकी जो दलील है, उनकी जो बातें हैं, उसकी सही इवैल्यूएशन करना भी जरूरी होता है। इतिहासकारों का विश्लेषण इसी को कहते हैं। यानी कि वो जो अपना सोचते हैं, सोचने विचारने के बाद जो अपना विचार दिया, उसकी सही जानकारी, सही विचार का विश्लेषण करना जरूर होता है, तब जाकर के एक इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल, इन सभी चीजों को मिला करके ही बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद, एक एक पॉइंट को देखने के बाद इतिहास का निर्माण किया जाता है। क्लियर है? तो ये है इसकी भूमिका के इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है, स्रोतों के माध्यम से। और स्रोत क्या क्या है? लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरियंस व्यू, ये सारी चीजें हैं इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है पुरातत्व विज्ञान की, इसमें क्या भूमिका है, आर्कियोलॉजिकल साइंस। अब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि प्राचीन अवशेषों का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ द एविडेंसेस, एंशिएंट एविडेंसेस, जो अवशेष हैं, रेजिडल्स, उनका स्टडी किया जाता है, जो मनुष्य ने अपने समय में अपने उपयोग के लिए वस्तुओं को बनाया और उनका उपयोग किया। जैसे बिल्डिंग्स, स्मारक, भवन, सिक्के, कॉइन्स, मूर्तियां, स्टैच्यूज, इक्विपमेंट्स, औजार और अन्य उपयोगी सामग्री इसमें शामिल होती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुरातत्व विज्ञान क्या है? प्राचीन अवशेषों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान। इसमें क्या क्या शामिल है? वो ये सारी चीजें हैं। इससे क्या मिलता है? इससे हमें लोगों के जीवन स्तर की जानकारी मिलती है। जैसे जैसे मनुष्य, उनका उसके स्मारक है, बिल्डिंग है, भवन है, तो उसका रेजिडेंस यानी कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड की जानकारी मिलती है। सिक्के से उसकी धातुओं की जानकारी मिलती है। उसके सिक्कों पर चित्र बने होने से, उसके शकल सूरत, उसके नाम लिखे होने से उसके नाम की जानकारी मिलती है। मूर्तियों से उसके धर्म की जानकारी मिलती है, अगर वो धार्मिक हैं। साधारण मूर्तियां हैं तो उसके रहन सहन की भी जानकारी मिल जाती है। औजार से पता चलता है वो किस किस तरह के औजारों का उपयोग करते थे, उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे। तो एवरी टाइप ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वी नो अबाउट थ्रू द आर्कियोलॉजी। तो लोगों के जीवन स्तर का जानकारी मिलती है। दूसरा, जीवन के विकास क्रम की जानकारी मिलती है। कैसे? पाषाण काल से आगे उसका विकास कैसे कैसे हुआ। फूड गैदरर से लेकर के फूड प्रोड्यूसर एंड द गुड्स प्रोड्यूसर। पहले वो खाद्य संग्राहक था, तो पहले के जो औजार मिले वो पत्थर के औजार मिले, इससे पता चलता है कि वो दिन भर शिकार करता है या जंगली फल फूल खाता है। उसके बाद वो खेती करने लगा, खेती के औजार मिलने लगे, कृषि के औजार मिलने लगे, इससे पता चलता है कि वो खेती करने लगा, अब वो उत्पादक हो गया, फूड प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद अन्य मशीन और अन्य चीजों की जानकारी मिलने लगी, तो पता चलने लगा कि वो वस्तुओं का निर्माण करने लगा, कपड़े बुनने लगा। इस तरह से उसके जीवन के विकास क्रम की हमको जानकारी मिलती है, इनके औजार और इनकी सारी चीजों से ही। क्लियर है? और अगला है बसावट, पांचवा पॉइंट जो है बसावट, रेजिडेंस। कहां पर? देखिए, मूलतः सभी बस्तियां जो बसाई गई वो नदी घाटियों में बसाई गई, क्योंकि वहां पर पानी की उपलब्धता और जमीन की उपजाऊपन की मिट्टी जो है वो वहां पर आसानी से मिलती है। जैसे गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान, और यहीं पर सबसे अधिक बस्तियां बसाई गई, यहीं पर उनको खाने पीने के संसाधन मिले,
वन संसाधन मिले, जंगली जानवर मिले, उपजाऊ मिट्टी मिली। इससे क्या हुआ, उनके रहने की परिस्थितियां अच्छी होती चली गई और अल्टीमेट क्या हुआ, यहीं पर धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ और फिर यहीं पर राज्यों का विकास हुआ। हम देखते हैं गंगा यमुना के मैदान में भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो कितने सारे नगरों की जानकारी मिलती है, ये सारी चीजें। अब इससे क्या होता है कि ये केवल और केवल नगर ही नहीं बसे, राज्य नहीं बसे, बल्कि इन बस्तियों के बीच में आपस में व्यापारिक संबंध विकसित हुए। कौन से, क्योंकि किसी राज्य में, किसी नगर में कोई सी वस्तु का ज्यादा उत्पादन होता है, किसी में दूसरी ज्यादा वस्तु का उत्पादन होता है, तो आपस में एक दूसरे को ये शेयर करने लगे, बेचने लगे। इससे क्या हुआ, यातायात का विकास हुआ, ठीक है ना, लोगों का आपसी संपर्क बढ़े, आपसी संपर्क बढ़े तो भाषाओं का प्रचार प्रसार हुआ, लैंग्वेज का। इससे एक नई मिश्रित प्रकार की भाषाओं का विकास हुआ। क्लियर। और इससे उनके लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है कि लोगों का जीवन में परिवर्तन कैसे आया, एक दूसरे को देख करके तेजी से। इसका मतलब हुआ आदिम संस्कृति से आधुनिक संस्कृति की ओर ये कैसे बढ़े, इसकी हमको जानकारी मिल जाती है। क्लियर है। तो इसकी बसावट कहां हुई, नदी घाटियों में, जैसे एग्जांपल हमने दिए गंगा यमुना मैदान, और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया और उससे हम आदिम संस्कृति से आधुनिक संस्कृति की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, आज ये हमने आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, इतिहास का अध्ययन और उसकी भूमिका, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं इन 5 बिंदुओं पर आपको पूरी पकड़ समझ में आ जाएगी और इनमें किन किन पॉइंट हैं, इन 4-5 पॉइंट या 2-3 पॉइंट को मैंने जो मेंशन किया है, इसी को आप लोगों को अच्छे से समझना है। चाहे तो आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं, चाहे आप इसको प्रॉपरली उपयोग कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका मतलब हुआ कि इस चैप्टर से हमें इतिहास की पूरी एक समझ हमको मिल गई है। सोचिए कक्षा 6 की एनसीईआरटी से हमको इतनी समझ मिली है, तो सोचिए 11वीं क्लास में जब हम इस चैप्टर को और पढ़ेंगे, उसके बाद अपर लेवल पर जाकर के पढ़ेंगे, तो सोचिए हमें कितनी समझ हो जाएगी। और आप सोचिए कि आज इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इतिहास के अध्ययन के आधार क्या हैं, इतिहास में लोगों की बसावट कहां पर हुई, क्यों हुई, तो ये बेसिक चीजें हमको यहां से मिल जाती हैं। ठीक है ना। अब लाइव चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, आज का इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसका उपयोग कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और धीरे धीरे मैं इसमें हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पास उपलब्ध है 9540565652 और 6398189646। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप में जो समस्या उसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।